इस प्रकार से पूरा का पूरा कंप्लीट होता है 40 प्रश्न। 40 में से आपने कितने नंबर लेकर के आया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो मुझे बता देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलो दे ही दूंगा, बताना क्या, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लो। बाकी आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ियो, टेलीग्राम पर जुड़ो, ऐसे ही कंटेंट मिलते हैं मज़ेदार मज़ेदार और बहुत मज़ा आता है। चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अभी एक टेस्ट और लेंगी, अगर तुम उस टेस्ट के लिए एक्साइटेड हो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, आप लिखोगे अपना कितने नंबर पाए हो वो लिखोगे, फिर एक जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ होमवर्क तौर पर वो लिखोगे, और अगर तुम्हें ठीक ऐसे ही एक और टेस्ट देना है तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि टेस्ट लाइए। क्या लिखेंगे, टेस्ट लाइए। सबसे पहले अपना नंबर, कितने नंबर पाए हो, फिर जो मैं प्रश्न पूछा हूँ उसका उत्तर, फिर ऐसे स्लैश करके टेस्ट लाइए। अगर ये 3 चीज़ लिखते हैं, एक और ऐसे ही मज़ेदार टेस्ट लाऊंगा, इससे बेहतरीन क्वेश्चन रखूंगा और पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रखूंगा। ओके स्टूडेंट, चल मेरे भाई जल्दी से जुड़ जा तू मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पर 40 नंबर का एकदम वस्तुनिष्ठ प्रश्न का टेस्ट होने वाला है। इससे पता चलेगी तुम्हारी क्षमता क्या है। 18 तारीख को जो पेपर होने वाला है ना, उसके लिए तुम कितना प्रिपेयर हो। 40 में 40 लाना आपका टारगेट होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नंबर कट रहे हैं ना तो 35 से कम तो ना ही आए तो बेहतर है। इस चीज़ को तुम ध्यान रखना। अगर 35 से नीचे आ रहा है तो जो तुम्हारे सपने हैं, जिसको तुम अचीव करना चाहते हो, जीवन में जो कुछ बनना चाहते हो, जिसके लिए तुमने कोचिंग को ज्वाइन कर रखी है, वो सब तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि जब तुम हिंदी जैसे घटिया सब्जेक्ट में तुम स्कोरिंग मार्क्स नहीं ला पाओगे तो गणित में तुम्हारा क्या होगा, अंग्रेजी में क्या होगा, विज्ञान और उससे बड़ा महाभारत है समाज विज्ञान, इनमें तेरा क्या होगा। इसीलिए हिंदी के 40 नंबर का टेस्ट है। तुम स्वयं अपना आकलन करना, अंतरात्मा में हाथ रख के आकलन करना कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, और ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हमारे 40 में से कितने नंबर आए हैं। तो अगर तुम तैयार हो चुके हो, मेरे साथ जुड़ चुके हो कि चलो अब तो हम टेस्ट देंगे, देखते हैं कितना नंबर आएगा, तो चलो भाई साहब एक्टिव हो जाओ। अपने माता पिता भाई बहन, इवन अगर तुम्हारी प्रेम प्रेमिका है उसको बोलो कि जरा अब वीडियोस आ गया हो उसको मैं देख लेता हूँ, थोड़ी टेस्ट दे लेता हूँ। पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई भी जरूरी क्या मतलब, पढ़ाई ही जरूरी है, वो भी जरूरी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए फटाफट जुड़ जाओ और चलो अपना आकलन करो, अपना क्षमता देखो कि एग्जाम के पहले तुम कितना प्रिपेयर हो। क्वेश्चन कुछ सरल लेवल के हैं, कुछ कठिन लेवल के हैं, हर प्रकार के क्वेश्चंस को मैं डाला हूँ ताकि तुम्हारा सही तरीके से परीक्षा हो सके। तो क्या तैयार हो तुम सब? अगर तैयार हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करो। लाइक के माध्यम से मैं जानूंगा कि हाँ आप सब रेडी हो, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बस मैं इतना कह रहा हूँ। देख यार, मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, बाकी मेरी जितनी हेल्प हो पाएगी ना मैं कर रहा हूँ। तू टेंशन मत ले, तेरा एग्जाम अच्छा जाएगा। चलो तो फिर जुड़ गए ना मेरे साथ, फटाफट फटाफट एक बार और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, स्कूल की ग्रुप में फैला दो यार, एकदम तबाही मचा दे भाई। अगर कोई टॉपर हो ना जो तुमको लगता हो कि ये ज़्यादा होशियार है, उसको तो भेज दे, बोले चल भाई तू अपना आकलन करके बता, अगर तू 40 में से 35 ला पा रहा है तो समझ तेरी कंडीशन बेहतर है, नहीं ला पा रहा तो फिर तेरी कंडीशन कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी किसी को नहीं पता कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस डाले गए हैं, किसी को नहीं पता कि इसका सही आंसर क्या है। लाइव टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि आप सही हो या फिर नहीं। तो देखो 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अच्छा उसके पहले मैं बता देता हूं, ऑलरेडी 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक और वीडियो अपलोड है। लगभग उसे 5000 बच्चों ने देख लिया है, और उसमें सभी ने बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमारे 38 आ रहे हैं, कोई कह रहा है 35 आ रहे हैं, कोई कह रहा है 40 आ रहा है, तो कोई कोई तो ऐसा है जो 20 आया है ना, अब वो भी लिखा है कि सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड की कसम खा के कह रहा हूँ मेरे 20 नंबर आए हैं। बहुत फनी कमेंट था। खैर ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट आपका परीक्षण करते हैं। देखो प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि किसी एक नायक के जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है। किसी एक नायक के मतलब पूरा जो कथा लिखी हो ना, केवल एक व्यक्ति के ऊपर लिखी हो, वह कौन सा काव्य है। प्रश्न कठिन है, प्रश्न बहुत कठिन है। अगर इसको समझ गए ना तुम तो समझो तुमसे काव्य वाला क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। देखो फिर से पढ़ो जरा, यहां पर कह रहा है कि किसी एक नायक के जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है। तो इसका ऑप्शन देखो, महाकाव्य, खंड काव्य, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, फिर मैं तो बता दूंगा ही। चलो टाइम ओवर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
खंड काव्य। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो महाकाव्य लगाए होंगे, अब जरा सुनो खंड काव्य कैसे। क्या बोला है बेटा कि किसी एक नायक का, नायक कितने हैं, केवल एक है, एक नायक है इसीलिए तो महाकाव्य है। अगर कई सारे नायक होते तो वो खंड काव्य के अंतर्गत आता ना। अगर ये नहीं लिखा होता ना कि एक एक शब्द नहीं लिखा होता तो खंड काव्य हो जाए, सॉरी इसका उत्तर फिर महाकाव्य होता, लेकिन अभी खंड काव्य है। अगर तुमने खंड काव्य लगाया है, एक नंबर अपना जोड़ लो ईमानदारी के साथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और खतरनाक प्रश्न। पहले मैं कठिन से स्टार्ट किया हूं ताकि तुम्हारा दिमाग तो खुले, है ना। नेक्स्ट देखो, वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है। वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है। हमारा ऑप्शन कहता है 9, 8, 7, 6। चल भाई बता सही उत्तर क्या होगा तेरे दिमाग के हिसाब से। चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से कमेंट करो फटाफट। चलो टाइम ओवर। अब जरा सुनो, वात्सल्य रस के अलावा बोला है ना, तो वात्सल्य रस को अगर मैं काउंट करूं तो रसों की संख्या होती है 10, लेकिन अलावा अलावा मतलब वात्सल्य को तू छोड़ दे, कितना बचा 9। इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 9 हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे अरे मैंने तो सही किया। हाँ तूने सही किया, लेकिन अब 11 रस हो चुके हैं, ठीक है। कौन सा, एक जुड़ चुका है भक्ति रस, इस चीज को ध्यान रखना। अब रसों की संख्या पूछे तो 11 लिखना, 10 नहीं ना तो 9। चल भाई आगे देखो, सरल प्रश्न। करुण करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो करुण का शोक है, ठीक। ओ मेरे से गलती हो गई भाई, मैंने पहले आंसर बता दिया, आई एम रियली सो सॉरी भाई। ईमानदारी से जिसको पता था एक नंबर जोड़ लो, नहीं पता था तो स्किप कर दो, ठीक है। ईमानदारी से, मैं गलती से निकल गया यार। चलो ठीक है, करुण का शोक है, ठीक है, ये सही उत्तर है। अगर तुम्हारा सही था तो एक नंबर जोड़ सकते हो। अच्छा, क्रोध किसका है, तो रौद्र का क्रोध है। श्रृंगार किसका है, रति का श्रृंगार है। और हास किसका है, हास्य का हस है या हास, ठीक। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं चौथा नंबर, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है रस, ऑप्शन नंबर सेकंड कहता है छंद, ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है अलंकार, ऑप्शन नंबर फोर्थ कह रहा है इनमें से कोई नहीं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, फटाक से बताओ। तो इसका सही आंसर जल्दी दीजिए कमेंट में, फिर मैं बताऊं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 अगर तुमने लगाया है, अपना एक नंबर काउंट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। पांचवा नंबर कहता है कि रस के कितने अंग हैं। रस का अंग पूछा है, ऑप्शन देखो 1, 2 सॉरी 2, 3, 4, 6। रस के कितने अंग है, 2 है, 3 है, 4 है या 6 है। फटाफट इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। चलिए तो आपका टाइम ओवर होता है, ठीक है। तो रस के कितने अंग हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, तो विभव, देख लो, अनुभाव, विभव अनुभाव संचारी भाव, विभव अनुभव संचारी भाव, और दूसरा होता है, एक और होता है स्थायी भाव, ठीक, स्थायी भाव। ले भाई ये 4 प्रकार होते हैं और ये 4 अंग होते हैं और प्रकार 11 हैं। नेक्स्ट, छंद के कितने प्रकार होते हैं, हमारा प्रश्न कहता है छंद के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ऑप्शन देखो 2, 3, 4, 6। चलो बताओ छंद के कितने प्रकार होते हैं। इसका सही उत्तर जल्दी बताओ कमेंट में लिख करके, जल्दी से, हरी अप हरी अप। चलो मैं बताता हूँ छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो छंद के 2 प्रकार होते हैं भाई, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। जिसने ए लगाया है वो अपना एक नंबर जोड़ सकता है। कौन कौन सा, एक होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वार्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है और वार्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है। 7वां नंबर, कठिन प्रश्न, मुश्किल है कि आपसे बने, लेकिन जिससे बन जाता है बहुत अच्छी बात है। किस काव्य में पूर्वा पर संबंध होता है। पूर्वा का संबंध किस काव्य से होता है। हमारे ऑप्शंस कहते हैं मुक्त काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। पूर्वा का संबंध किससे है ना। अब बोलोगे ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, सिलेबस में है भाई। चलो तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर बी। अगर तुमने यही लगाया था एक नंबर जोड़ सकते हो, नहीं लगाए थे तो झूठा मत जोड़ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पंचवटी एक है, पंचवटी क्या है ना। महाकाव्य है, खंड काव्य है, दोनों है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर कोई नहीं है। पंचवटी क्या है, चलिए आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, हरी अप हरी अप हरी अप। चलिए तो इसका सही आंसर होगा कि पंचवटी एक खंड काव्य है, तो इससे आपको लगाना है। चलिए तो इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9।
शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं इसका आंसर करो फटाफट फटाफट। दो तीन चार छः, दो तीन चार छः, दो तीन चार छः, दो तीन चार छः। क्या पूछा? शब्द गुण, शब्द शक्ति नहीं पूछा है, ठीक है, शब्द गुण पूछा है। चलो बताओ। चलिए, इसका सही आंसर होता है तीन। शब्द गुण तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है ओज, दूसरा होता है माधुर्य और तीसरा होता है प्रसाद। ओज, मधुर, प्रसाद, इस तीन प्रकार के शब्द गुण होते हैं। यही आपको लिखना था, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए, 10वां प्रश्न कहता है कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के कितने प्रकार होते हैं बताओ। दो तीन चार छः, दो तीन चार छः, दो तीन चार छः, वाच्य के प्रकार। चलिए फटाफट बताइए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो यार, चलें, आपने बता दिया अपना आंसर, अब जरा मेरा सुनो। मेरा क्या सुनोगे कि अगर मैं वाच्य को अर्थ के आधार पर देखूं तो 8 प्रकार का होता है। अगर मैं वाच्य को रचना के आधार पर देखूं तो 3 प्रकार का होता है। हमारे ऑप्शन में 3 दिया है, मतलब रचना के आधार पर पूछा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। जिसने ये लगाया है अपना 1 नंबर जोड़ सकता है। 10 में कितने आए तुम्हारे? जोड़ लिए? किसी के 2 आए होंगे, किसी के 4, किसी के 6, किसी के 8। इससे ऊपर कभी ना गया होगा। चलो अभी मत बताओ कमेंट में भाई, अभी मैं आगे तो बढ़ूं। 40 जब हो जाए तो बताना कि 40 में तुम्हारे कितने आए हैं, कितनी तुम्हारी क्षमता है, तुम्हारी औकात क्या है, वो 40 नंबर में पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? शब्द शक्ति, है ना, ऊपर में शब्द गुण पूछा था, अब पूछा है शब्द शक्ति। ऑप्शन देखो, दो तीन चार छः, दो तीन चार छः, उत्तर बताओ जल्दी मैं। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। शब्द शक्ति 3 प्रकार का होता है। एक होता है अभिधा, दूसरा होता है लक्षणा, तीसरा होता है व्यंजना। ठीक इस प्रकार से 3 प्रकार का होता है। चलें नेक्स्ट, ईश्वर पर विश्वास करने वाला क्या कहलाता है? जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग करते होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं करते होंगे। तो जो करते हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन देखो, आस्तिक, नास्तिक, पुजारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आस्तिक। जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं, यही आपको लिखना था, ठीक है। नास्तिक किसे कहते हैं? जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। पुजारी किसे कहते हैं? जो ईश्वर की पूजा करता है। चलें आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, 13वां नंबर कह रहा है हाथ मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है ना। तुम सब एक दोस्त दूसरे दोस्त से हाथ मिलाते हो जब स्कूल जाते हो तो, अरे भाई हेलो कैसा है। चलो अब बताओ हाथ मिलाना मतलब क्या होगा? पछताना या फिर लालच करना, दंड देना, इनमें से कोई नहीं। अब बोलोगे यार हाथ तो हम डेली मिलाते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, तो यही तो बात है। चलो, पछताना, लालच करना, दंड देना या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चाताप करना या पछताना, यही सही उत्तर है। अगर तुमने यही लगाया था 1 नंबर जोड़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कलेजे पर सांप लौटना, बाप रे, समझ रहे हो? इमेजिन करो कि तुम सो रहे हो, तुम्हारे सीने पे आके सांप लौटे, अरे भैया, है ना। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है प्यार करना, सेकंड कहता है ईर्ष्या करना, थर्ड कहता है सम्मान करना, और चौथा कहता है सांप लेटाना। गजब है, ऑप्शन गजब है। चलो सही उत्तर क्या होगा? प्यार करना, ईर्ष्या करना, सम्मान करना या फिर सांप लेटाना? सांप खरीदो लेटाओ। चलिए इसका सही उत्तर मैं बताता हूँ। कलेजे पर सांप लौटना मतलब होता है ईर्ष्या करना। जैसे जैसे तुम तरक्की करोगे लोग ईर्ष्या करेंगे, इसे कहते हैं कलेजे पर सांप लौटना। मतलब आपके कलेजे पर नहीं लौटेगा, सामने वाले कलेजे पर लौटेगा जो ईर्ष्या करेगा, जो जलन करेगा। अगर तुमने ही लगाया तो 1 नंबर जोड़ लो, ठीक है। बहुत सारे लोग तो लगाए होंगे प्यार करना। हम तुम्हारी विचारधारा को समझते हैं भाई, जो तुम विचार कर रहे हो ना। तुमको लगेगा कि यार सर जब प्यार होता है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गले लगते हैं, तो कलेजे पर सांप लौटना मतलब प्यार करना, है ना। समझ रहा हूँ बेटा। चलो 15 नंबर देखते हैं, खून पसीना एक करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? खून पसीना एक करना मतलब खून का पसीना में मिलाना, कड़ी मेहनत करना, इज्जत करना या इनमें से कोई नहीं, है ना। चलो बताओ फटाफट, हरी अप हरी अप। चलो, खून पसीना एक करना का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। जैसे मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ दिन रात, अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन तुम हो तो भाई महान हो व्यक्ति हो, है ना। तो खून पसीने एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना। चलिए
आगे देखते हैं 16 नंबर, भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन। ऑप्शन देखो, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीय। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं, द्वंद्व समास होगा। भाई बहन मतलब भाई और बहन, यह एक द्वंद्व समास है। अगर ये भी सही हुआ है, एक नंबर जोड़ लो। 16 में से कितने हो गए सही, अपने को मन में रखना, अंतिम में बताना मुझे। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर में कौन समास है? अच्छा, थोड़ी मैं हिंट करता हूं आंसर पहचानने के लिए। सबसे पहले जब तुम्हें कभी समास देना, तो समास विग्रह किया करो, विग्रह करने के बाद ही सही उत्तर बता पाओगे। चलो अब बताओ, नीलांबर में हमारा ऑप्शन देखो, दिगु कहता है, द्वंद्व कहता है, कर्मधारा या फिर बहुब्रिया। नीलांबर, नीला है जिसका अंबर, अर्थात 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 कर्मधाराय समास, जिसने कर्मधाराय लगाया है 100% सही है, और अपना एक नंबर जोड़ ले। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 18, राजपुत्र में कौन सा समास है? अब समास वाले क्वेश्चन आने लगे हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन देखो, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधाराय या बहुब्रीय समास। राजपुत्र, राजपुत्र में कौन सा समास है? चलिए इसका सही आंसर होगा राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र, और तत्पुरुष समास हो जाएगा। एक नंबर जोड़ लो अगर आपने तत्पुरुष लगाया था तो। नहीं लगाया था तो ईमानदारी से एक नंबर काट दो कि ये हमसे नहीं बना है। चलिए नेक्स्ट कहता है, चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? अरे बाप रे, तगड़ा प्रश्न है। चतुर्भुज में, चतुर्भुज में अब मैं देखता हूँ कौन बता पाता है यार। जो जीता वही सिकंदर। ऑप्शन देखो, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारा या बहुब्रीय, है ना? बताइए फटाफट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बहुब्रीय समास। आपको पता है चतुर्भुज का मतलब होता है चारों भुजों का समूह, अर्थात बहुब्रीय समास। इसे द्विगु समास में भी काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज का जब मैं समास विग्रह करता हूं तो चारों भुजाओं का समूह, अर्थात द्विगु समास। क्योंकि द्विगु समास मतलब संख्यावाची, चार आया ना, चार भुजा का समूह। तो चार जब भी कोई संख्या आते है वो द्विगु समास में काउंट किया जाता है, इसलिए कहलाएगा द्विगु समास। चलें, गॉट इट, समझ आया? आगे बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है, जगदीश में कौन सा समास होगा? जगदीश, 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 जगदीश। चलो ऑप्शन देखो, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग या गुण संधि। जगदीश में, जगदीश में। चलिए फटाफट उत्तर बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा सही उत्तर। चलो मैं बताता हूँ, इसका सही उत्तर होगा गुण संधि। लेकिन अगर किसी ने स्वर संधि लगाया है वो भी अपना नंबर जोड़ ले, क्योंकि जो गुण संधि है ना बेटा, वो स्वर संधि के अंदर का भाग है। ठीक है, गुण संधि स्वर संधि के अंदर का भाग है। स्वर संधि के कई सारे प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार है गुण स्वर संधि। तो ये ऑप्शन एक एक्स्ट्रा डल गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका दोनों, जो भी लगाए हो दोनों एक एक नंबर काउंट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है 21 नंबर। अब संधि वाले क्वेश्चन चालू हो गए भाई, ध्यान रखना, है ना? अच्छा, 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं तुम्हारे? ठीक ठाक नंबर है ना? 15-15 हैं कि लुढ़क रहे हो कि 12-13 होने लगे तुम्हारे? चलो खैर, जो भी हो तो अब इसमें स्कोर कर लेना, अगर कम है भी तो इसमें स्कोर करना। चलो, परोपकार में कौन सा संधि होगा? ऑप्शन देखो, स्वर संधि, व्यंजन सर्ग, विसर्ग संधि या गुण संधि। परोपकार, पर धन उपकार, अर्थात परोपकार। चलें बताएं। तो इसका सही आंसर है, बताऊं मैं? इसका सही आंसर है स्वर संधि और गुण संधि, दोनों सही उत्तर हो जाएगा परोपकार का। पर धन उपकार, स्वर संधि और गुण संधि दोनों सही उत्तर माना जाएगा। आपने जो भी लगाया है एक नंबर काउंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ। दिगंबर में कौन सा संधि है? दिगंबर, पहले विच्छेद करो, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। अब बताओ कौन सा है? ऑप्शन देखो, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, गुण। ठीक, बताओ। तो दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। अगर आपने यही लिखा है एक नंबर जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 23वां नंबर। 23वां नंबर कह रहा है, इसको शायद अभी तुम नहीं पढ़े होगे क्योंकि ये परीक्षा बोर्ड से उठाए हो इस क्वेश्चन को। कह रहा है, ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? अगर ये तुमसे नहीं बन रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसका सभी बच्चों को बोनस नंबर दिया जाएगा। इसका सही आंसर होगा जितेंद्र नार्ग। जिससे बना हो ना बना हो, अपना एक नंबर जोड़ लो, सबके लिए बोनस अंक 1 अंक दे दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 24वां नंबर। भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? भोलानाथ, ये तो तुम्हारे परीक्षा में आएगा, सिलेबस में है।
ऑप्शन में देखो कुश्ती, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल। कुश्ती, कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल। चलें, इसका सही उत्तर जल्दी बताएं कमेंट्स में लिख करके, जल्दी से जल्दी से। चलो अब मैं बताऊं, इसका सही आंसर होगा कुश्ती। वो कुश्ती खेलते थे। इस प्रकार से यहाँ पर आप अपना 1 नंबर काउंट कर लो। अभी भागना मत, पूरे 40 क्वेश्चन करके जाना, तुम्हें तुम्हारी क्षमता पता चलेगी कि हमारी कितनी तैयारी हो गई है। और पढ़ने वाले बच्चे तो ऐसे कंटेंट ही ढूंढते हैं भाई, है ना। पढ़ने वाले बच्चे हमेशा ऐसे कंटेंट ढूंढते हैं, जिस चैनल मिलता है वहीं से पढ़ाई करते हैं ऐसे बच्चे। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि जितेंद्र मिश्र डैश 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 में पैदा हुए थे। जितेंद्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? चलो हमारा ऑप्शन कहता है अयोध्या में, काशी में, मथुरा में या बनारस में। जितेंद्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या, काशी, मथुरा, बनारस। बताएं फटाफट। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा यार, इसका आंसर तुम बताओगे जब अपना पूरा नंबर बताओगे ना। कि मेरे जैसे किसी का नंबर आया है 32 नंबर आया, ठीक है, तो 32 और स्लैश करके जितेंद्र मिश्र कहाँ पैदा हुए थे वो उत्तर बताना कि सर ये अयोध्या में हुए थे। ठीक, जो भी हो, एक तुम्हारे लिए होमवर्क, एक तुम्हारे लिए होमवर्क। अब बोलोगे सर 40 प्रश्न आप बोले थे, अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, 41 प्रश्न है इस पीडीएफ में, एक तो होमवर्क लेकर के ही आया था। तो इसका आंसर आप स्वयं बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं, नवाब साहब ने कितने खरे खरीदे थे? खरे कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पर खीरे है, ठीक है। नवाब ये कैप्टन वाले पार्ट से है, ठीक है, खरे नहीं, यहाँ पे खीरे है, मात्रा लगाना भूल गया टाइपर, ठीक है। नवाब साहब ने कितने खीरे खरीदे थे? 2 3 4 6, 2 3 4 6, जल्दी बताओ दोस्त। 2 3 4 6, तो नवाब साहब ने 2 खरीदे थे। कितना? 2। यही सही उत्तर है। अगर तुमने ये लगाया तो 1 नंबर अपना जोड़ लो। चलो अब सबसे सरल प्रश्न, ये तो सारे बच्चों से बनना चाहिए यार। हमारा भारत देश कब स्वतंत्र मतलब कब आज़ाद हुआ था? हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है 47 में, 48 में, 49 में या फिर 51 में। चलिए बताइए जल्दी, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट, मोतीलाल क्या थे? मोतीलाल क्या थे? क्या थे भाई? ड्राइंग मास्टर थे, गायक थे, ड्राइवर थे या फिर शिक्षक थे? चलो बताओ फटाफट, हरी अप जल्दी बताओ। मोतीलाल क्या थे? तो ये एक शिक्षक थे, तो जिसका आंसर शिक्षक था 1 नंबर अपना जोड़ सकता है। आगे बढ़ें। 29 नंबर, शीला अग्रवाल किसकी अध्यापिका थी? मतलब किस सब्जेक्ट को पढ़ाती थी? जैसे मिडिल एजुकेशन में तुम पढ़ते हो मेरे से, मैं तो क्लास 10th का टीचर हूँ, वैसे ही शीला अग्रवाल किसकी अध्यापिका थी? हमारे ऑप्शंस कहते हैं संस्कृत के, अंग्रेजी के, हिंदी के या फिर गणित के। बताएं, जल्दी बताएं, हरी अप गाइस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीला अग्रवाल किसकी अध्यापिका थी? तो वो थी हिंदी की। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड, हिंदी। आगे बढ़ते हैं, महामानव में कौन सा समास होगा? महामानव, ऑप्शन देखें, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि समास। महामानव में कौन सा समास है? बताइए। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, कर्मधारय। अगर तुमने ही लगाया था 1 नंबर जोड़ सकते हो। इस प्रकार से हमने 30 प्रश्न को सॉल्व कर लिया, 10 और बचे हुए हैं। आइए फटाफट देख लेते हैं और वीडियो को करते हैं खत्म, ठीक है। अभी भी तुम अगर दोस्तों को नहीं भेजे हो ना तो भेज दो, अच्छे दोस्तों को भेजो, पढ़ाई लिखने वाले बच्चों को भेजो, और जो नहीं पढ़ता दिन भर पेपर सर्च करता है उसको भेजो कि बेटा पेपर सर्च कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इधर पढ़ भी लो भी इस बीच में, ये नहीं कि पेपर के चक्कर में दिन भर बस बैठे हैं हम, है ना। नेक्स्ट, छायावाद का आरंभ कब हुआ था? कौन किस समय से छायावाद स्टार्ट हुआ था, ये चीज़ पूछा गया है। ऑप्शन देखो, 1920 में, 1888 में, सॉरी 1889 में, 1935 में या फिर 1946 में। छायावाद कब आया था? चलिए इसका सही उत्तर होगा सन 1920। अगर आपने यही लगाया है तो 1 नंबर जोड़ लो। अब जरा इससे संबंधित कुछ फैक्ट सुनो। देखो क्या हुआ था, छायावाद 1920 में तो आया था, लेकिन कुछ जगह इसका उत्तर 1918 ईस्वी भी देखने को मिलता है। ठीक है, गूगल करो या फिर कहीं कहीं 1918 ईस्वी देखने को मिलता है, लेकिन 1918 ऑप्शन में नहीं है। हमारी परीक्षा वो 1920 था, इसलिए 1920 ही लिखना है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 32 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? मतलब कब किस युग पर ये कविता कहानी लिखते थे, है ना। ऑप्शन देखो, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या फिर इनमें से कोई नहीं। चल बता भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक थे? बताएं जल्दी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
फोर्थ इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो आधुनिक युग के थे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ तो मेरा दिमाग गया ही नहीं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे छायावाद बोल रहे होंगे मन में, लेकिन गलत है बेटा, ये थे आधुनिक युग के। तो इस प्रकार से तुम्हारा सही हो तो एक नंबर जोड़ लो, नहीं है तो ईमानदारी से एक नंबर काट दो। मैं पक्का बता रहा हूँ, मैं 30 से ऊपर मुश्किल है कि जाए यार, एक आध का जाएगा, बाकी जाने नहीं दूंगा क्योंकि तगड़े क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, कहानी के कितने तत्व माने जाते हैं? कहानी के कितने तत्व माने जाते हैं? हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है 3 4 6 2। 3 4 6 2 कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? 3 4 6 2। तो कहानी के 6 तत्व माने गए हैं भाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर लगाना है 6। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? 6 तत्व माने गए हैं। ठीक, एक सेकंड यार, कुछ लफड़ा हो गया। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? 6 नहीं, इसके 8 तत्व हैं यार। आई एम नॉट श्योर, मैं कंफ्यूज हो गया यार। कहानी कितने तत्व माने गए हैं? 8 तत्व हैं कहानी के यार, 8 तो ऑप्शन में नहीं है। तो फिर आप 6 लगाओ, अभी आप 6 लगाओ, इसको मैं क्रॉस चेक करूंगा क्योंकि आई थिंक 8 तत्व हैं कहानी के। ठीक है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, लेकिन ऑप्शन में नहीं, इसलिए भी आप 6 के साथ जा सकते हैं। ठीक है, कुछ जगह 4 भी देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ जगह 4 भी देखने को मिलता है, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ के और आपको बता दूंगा कि कहानी के कितने तत्व माने गए हैं। कमेंट सेक्शन में मैं आंसर कर दूंगा और उसे पिन कर दूंगा ताकि आप लोग पढ़ लेना। गॉट इट? चलिए, ताकि गलत ना हो यार एग्जाम में। नेक्स्ट कहता है, एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है? तो तुम्हारे परीक्षा में आ रहा है यार, है ना। एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है? तो नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास क्या कहलाती है? नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास। एक अंक वाली रचना हमेशा एकांकी कहलाती। इस प्रकार से आप अपना एक नंबर काउंट कर सकती हैं अगर आप सही बताएं तो। नहीं बताए हैं तो छोड़ दो। अनेक अंक वाली रचना क्या कहलाती है? अब बताओ, एक अंक वाली तो एकांकी कह दिए तुम, अनेक अंक वाली रचना, ऑप्शन देखो, नाटक, एकांकी, कहानी या उपन्यास क्या कहलाता है? नाटक, एकांकी, कहानी या उपन्यास। इसका सही आंसर होगा नाटक। ठीक है, इसमें आपको एक नंबर ऐड करना है अगर आपने सही लिखा तो। नहीं लिखा है तो प्लीज़ इसे आप एक नंबर से डिलीट कर सकते हैं। चलिए, 36 प्रश्न कहता है कि दीपदान एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक डैश 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 है। दीपदान क्या है? ऑप्शन देखो, नाटक है, एकांकी है, कहानी है या उपन्यास है। दीपदान क्या है? नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है एकांकी। ठीक, तो दीपदान एक एकांकी है, तो अगर आपने एकांकी लगाया तो एक नंबर काउंट कीजिए, नहीं लगाए हैं तो एक नंबर आप हटा दीजिए। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, जो कि अब अंतिम चरण पे हैं हम। और कैसा लगा तुमको टेस्ट? कितने नंबर आ रहे हैं भाई? 3 के तीनों सही करना ताकि तुम्हारा 35 टच हो जाए, इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो, हिंदी के नाटक सम्राट किसे माने जाते हैं? जो नाटक बहुत अच्छा दिखाते हैं, है ना। कौन है हिंदी के नाटक सम्राट? ऑप्शन देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है, कौन है हिंदी के नाटककार? चलो, इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। अगर आपने यही लगाया है तो प्लीज़ एक नंबर ऐड कर लीजिए, नहीं लगाया है तो ईमानदारी से अपना एक नंबर घटा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 38। 38 नंबर कहता है कि किस पत्रिका के साथ कहानी का जन्म माना जाता है? ऐसी कौन सी पत्रिका है जिसके साथ ही कहानी आया है? ऑप्शन देखो, प्रदीप, इंदु, सरस्वती या प्रभा। कौन सा पत्रिका है जिसके साथ कहानी का जन्म माना जाता है? तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर 3, सरस्वती पत्रिका। यही आपका सही उत्तर है। अगर आपने लगाया है तो एक नंबर काउंट कर लो, वरना छोड़ दो। आगे बढ़ें जी, अंतिम 2 प्रश्न और। प्रश्न कहता है कि जो फसल है, इस कविता के कवि कौन है? है ना। ऑप्शन देखो, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर नागार्जुन। कौन है भाई? और अंतिम में कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, नागार्जुन है इस कविता को लिखने वाले। तो अगर आपके दिमाग में यही था, आप यही लगाए हो, तो एक नंबर ऐड कर लो। चलें आगे बढ़ें, बस अंतिम 2 प्रश्न और। मैंने बोला था ना 41 क्वेश्चन है, तो बस अंतिम क्वेश्चन के पड़ाव में है। नेक्स्ट कहता है, उत्साह कविता के कवि कौन है? थोड़ी कठिन स्तर का प्रश्न है ना, मुश्किल है सबसे बने, जो पढ़ाई किया होगा उसी से बनेगा। तो उत्साह कविता के कवि कौन है? ऑप्शन देखो, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन
या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्साह कविता लिखने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर 2 पे टिक करना था। अगर आपने यही टिक किया है, 1 नंबर काउंट कर लीजिए। चलिए अंतिम प्रश्न, अंतिम पड़ाव पे, अंतिम क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन कहता है, जो कि कठिन स्तर का है, नागार्जुन का जन्म किस वर्ष हुआ था? सन पूछ लिया भाई, लो बताओ। ऑप्शन देखो, 1889, 1919, 1940, 1976। क्या होगा सही उत्तर इसका? इसका सही आंसर आपको लगाना था सन 1919। अगर आपने यही लगाया है, 1 नंबर काउंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और, कुछ किताबों में 1911 लिखा मिलता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा कंप्लीट होता है 40 प्रश्न। 40 में से आपने कितने नंबर लेकर के आया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो मुझे बता देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलो दे ही दूंगा, बताना क्या, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लो। बाकी आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ियो, टेलीग्राम पर जुड़ो, ऐसे ही कंटेंट मिलते हैं मज़ेदार मज़ेदार और बहुत मज़ा आता है। चलिए मैं वीडियो एंड करता हूँ। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अभी एक टेस्ट और लेंगी, अगर तुम उस टेस्ट के लिए एक्साइटेड हो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, आप लिखोगे अपना कितने नंबर पाए हो वो लिखोगे। फिर एक जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ होमवर्क तौर पर वो लिखोगे। और अगर तुम्हें ठीक ऐसे ही एक और टेस्ट देना है तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि टेस्ट लाइए। क्या लिखेंगे? टेस्ट लाइए। सबसे पहले अपना नंबर, कितने नंबर पाए हो, फिर जो मैं प्रश्न पूछा हूँ उसका उत्तर, फिर ऐसे स्लैश करके टेस्ट लाइए। अगर ये 3 चीज़ लिखते हैं, एक और ऐसे ही मज़ेदार टेस्ट लाऊंगा, इससे बेहतरीन क्वेश्चन रखूंगा और पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रखूंगा। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।